हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसी मूवी की कहानी जिसे सुनने के बाद आपको शेरलॉक होम्स की याद आएगी। मैं बात कर रहा हूँ साल 2017 में रिलीज हुई फिल्म मर्डर ऑन द ओरिएंट एक्सप्रेस की, जिसकी IMDb रेटिंग है 6.5 आउट ऑफ 10 और रोटेड टोमेटो की 61% की। तो बिना ज़्यादा वक्त गवाए कहानी को शुरुआत करते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। साथ ही साथ आप टेलीग्राम और इंस्टाग्राम को भी फॉलो करना मत भूलना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कहानी की शुरुआत होती है और ये साल होता है 1934 का। हम देखते हैं जेरूसलम में एक ऐसे इंसान को जो कि हर एक चीज़ को परफेक्ट चाहता है। यहाँ तक कोई भी काम वो समय से पहले या समय के बाद नहीं, बल्कि वो उसी वक्त करता है। और इस इंसान का नाम होता है मिस्टर हरकुलस पोर्ट्रेट। मिस्टर पोर्ट्रेट ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, तभी एक ऑफिसर उन्हें कहता है यहाँ 3 जमात के लोग दंगे पर उतर आए हैं और आपको ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। मिस्टर पोर्ट्रेट घटनास्थल के ऊपर पहुंच जाते हैं और उन 3 जमात के विशेषज्ञों को बुलाया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर आपको मैं कहना चाहूँगा, मिस्टर पोर्ट्रेट पहले सुरक्षा दल यानी कि पुलिस ऑफिसर होते हैं, उसके बाद वो जासूस बन जाते हैं और वो हर एक केस को सॉल्व करने में माहिर होते हैं। वो ऐसे केस सॉल्व करते हैं जो बाकी के सुरक्षा दल विभाग के लोग उस केस को सॉल्व करने में नाकामयाब हो जाते हैं। तभी मिस्टर पोर्ट्रेट जनता से कहते हैं यहाँ 3 जमात के विशेषज्ञ बाजार के नियम और उसके टाइम फिक्स करने में पुलिस की देखरेख में एक मीटिंग आयोजित करते हैं। उसके बाद उस चर्च में से एक बेहद ही कीमती एंटीक पीस चोरी हो जाता है और उस चोरी का इंजाम इन 3 जमात के विशेषज्ञों के ऊपर लगाया जाता है। पुलिस इसकी छानबीन करती है, लेकिन उन्हें कुछ भी सबूत या चोर नहीं मिल पाता। तो फाइनली मिस्टर पोर्ट्रेट ये कहते हैं कि मैंने ये केस सॉल्व कर दिया है। ये सब जनता से बोलते बोलते एक पुलिस ऑफिसर को गेट के ऊपर तैनात करने का आदेश देते हैं। उसके बाद मिस्टर पोर्ट्रेट ये केस का खुलासा करते हुए कहते हैं कि मैं जब उस जगह गया जहां चोरी हुई थी, तब मैंने वहां दीवार के ऊपर एक मजबूत जूतों के निशान दिखे थे। आगे वो जनता से ये कहते हैं, ज़रा हमारे धर्म गुरुओं के पास देखिए, ये हमेशा सामान्य जीवन जीते हैं और इनके सस्ते जूते उनके फ्लैट सोल वाले होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस चोरी से किसका फ़ायदा हो सकता है। तभी मिस्टर पोर्ट्रेट एक पुलिस ऑफिसर की तरफ फिंगर कर कर बोलते हैं, एक ऐसा पुलिस ऑफिसर जिसकी तनख्वाह अच्छी खासी हो और वो हायर पोस्ट के ऊपर हो, और सबसे बड़ी बात उसके ऊपर किसी का शक ना हो। बाद में हमें उस पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है, उसके बाद उसके जूते दिखाए जाते हैं। तभी मिस्टर पोर्ट्रेट उनसे कहते हैं, तुमने चोरी तो अच्छी तरह से की, लेकिन तुम्हारे जूते इस चोरी को छुपाने में नाकामयाब रह गए। तभी वो पुलिस ऑफिसर मिस्टर पोर्ट्रेट की तरफ देखता है और उसे धमकी भरे शब्दों में ये कहता है कि आप जानते हो आप किसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो। तभी वहाँ एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है और मिस्टर पोर्ट्रेट के हाथ में एक बैग रख देता है। असल में इस केस का खुलासा करने से पहले ही मिस्टर पोर्ट्रेट ने एक ऑफिसर से कहा था कि उसके कैबिन में जाकर ये छानबीन करो और वहाँ से वो बैग को ले आओ। तभी मिस्टर पोर्ट्रेट उस बैग में से वो एंटीक पीस जो चोरी हुआ था वो निकालकर पूरी जनता के सामने दिखा देते हैं। आगे मिस्टर पोर्ट्रेट जनता से ये कहते हैं कि मुझे शक तब हुआ कि उस निशान को देखने के बाद वो निशान मजबूत जूतों के होते हैं और यहाँ पर ऐसे मजबूत जूते पहनने वाले किसी हायर रैंक के या अच्छी कमाई करने वाले के ही होते हैं, जो कि उस पुलिस ऑफिसर के हैं। और इस तरह उस पुलिस ऑफिसर की चोरी पकड़ी जाती है। पुलिस ऑफिसर उस जनता में से भागने की कोशिश करता है, तभी वो दरवाजे की तरफ भागता है, लेकिन दरवाजे की तरफ पहले ही मिस्टर पोर्ट्रेट ने एक पुलिस ऑफिसर को खड़ा करके रखा था, जिस वजह से वो पुलिस ऑफिसर वहां से भागने में नाकामयाब हो जाता है। आगे हम देखते हैं मिस्टर पोर्ट्रेट अपनी छुट्टी मनाने के लिए इस्तांबुल जाना चाहते हैं और उसके बाद वो लंदन। तभी वहाँ एक लेडी उनसे बात करती है और उस लेडी का नाम होता है मैरी डेवेनम। मिस्टर पोर्ट्रेट उन्हें देखकर उनके बारे में सारी जानकारियाँ बता देते हैं। आगे हम देखते हैं कि मेरी किसी आदमी के साथ बात कर रही होती है
और उस आदमी का नाम होता है कॉलोनेड और ये पेशे से एक डॉक्टर होता है। तभी वहाँ मिस्टर पोर्ट्रेट आ जाते हैं। फिर वो दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। फाइनली मिस्टर पोर्ट्रेट इस्तांबुल पहुंच जाते हैं और वहाँ एक किचन के अंदर हाथों से बनी ब्रेड की तारीफ कर रहे होते हैं। तभी वहाँ एक आदमी अपने साथ एक प्रोस्टिट्यूटर को लेकर आता है और वो किचन के कुक से ये कहता है कि मुझे 20 मिनट तक एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ कोई भी आता जाता ना हो। मिस्टर पोर्ट्रेट उसे देखते हैं और उसे आवाज़ लगाते हैं और उसका नाम होता है बुक। वो दोनों एक दूसरे को देखकर काफ़ी खुश हो जाते हैं। तभी वहाँ एक गवर्नर का आदमी आ जाता है और मिस्टर पोर्ट्रेट उसे देखकर सब कुछ उसके बारे में बता देते हैं। वो सरकारी आदमी उन्हें लेटर देने की कोशिश करता है। तभी मिस्टर पोर्ट्रेट उसे ये कहते हैं कि मुझे लेटर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैंने पहले ही सब कुछ जान लिया है। तभी वो अपने दोस्त बुक से ओरिएंट एक्सप्रेस में अपने लिए सीट बुक करने की मांग करते हैं और बुक भी उन्हें खुशी से वादा करता है कि आपके लिए सबसे अच्छी जगह और प्राइवेट प्लेस का इंतज़ाम करूंगा। असल में बुक ओरिएंट एक्सप्रेस का ऑफिशियली डायरेक्टर होता है। आगे हम देखते हैं ओरिएंट एक्सप्रेस में सभी यात्री एक एक कर आ जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं सभी यात्रियों के नाम एक एक बार आगे लेते जाऊँगा। आगे हम देखते हैं ओरिएंट एक्सप्रेस के कर्मचारी सभी यात्रियों से ये कहते हैं कि आप सब जल्द से जल्द ट्रेन के अंदर चले जाइए क्योंकि 15 मिनट के अंदर ट्रेन निकलने वाली है। वहाँ पर हम मिस्टर पोर्ट्रेट को देखते हैं और उसके साथ उसके दोस्त बुक को देखते हैं। बुक अपने कर्मचारी से ये कहता है कि मिस्टर पोर्ट्रेट के लिए एक अच्छी से अच्छी जगह का इंतज़ाम किया जाए। कर्मचारी बुक से ये कहता है कि ट्रेन के अंदर एक भी जगह खाली नहीं है। तभी बुक अपने कर्मचारी से ये कहता है हम मिस्टर पोर्ट्रेट को ट्रेन की वीआईपी रूम में लेके जाएंगे। कर्मचारी बुक से कहता है कि सर ये सीट पहले ही रिजर्व है। तब बुक कर्मचारी से कहता है कि यात्रियों के नियमानुसार अपनी सीट आधे घंटे पहले ही चेक करनी चाहिए, क्या उन्होंने ऐसा कुछ किया? बुक उन्हें कहता है कि नहीं। तो फिर उस हिसाब से ये सीट उनके लिए कैंसिल हो जाती है। बुक आगे अपने कर्मचारी को ऑर्डर देता है कि मिस्टर पोर्ट्रेट का सामान उस सीट के ऊपर रख दिया जाए, यानी कि मैक क्वीन के साथ। फिर हम आगे देखते हैं मिस्टर पोर्ट्रेट अपने सीट के ऊपर जाते हैं और तभी मैक क्वीन के साथ उनकी मुलाकात हो जाती है। मिस्टर पोर्ट्रेट उनसे कहते हैं कि हम एक साथ सफ़र करने वाले हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि सभी यात्री एक एक करके ट्रेन के अंदर चले जाते हैं। अब ट्रेन चल पड़ी है और हमें बाहर का खूबसूरत नज़ारा दिखाया जाता है। आगे हम देखते हैं वेडर्स कॉफ़ी लेकर रिचर्ड के पास आ जाता है। असल में वेडर्स रिचर्ड का पर्सनल एम्प्लॉय होता है। तभी रिचर्ड को एक लेटर मिल जाता है और उसमें लिखा होता है कि बेटर वॉच योर सेल्फ, यानी कि संभल कर रहना। तभी रिचर्ड अपने एम्प्लॉय बेडोस से पूछता है कि ये लेटर यहाँ पर रखकर कौन चला गया। बेडोस उसे कहता है कि मुझे नहीं पता। और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उस वक्त एक लेडी वहाँ आ जाती है। रिचर्ड उस लेडी के साथ में फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। उस लेडी का नाम होता है मिस हॉवर्ड। और लेडी रिचर्ड के सवालों के जवाब उसी के अंदाज में दे देती है और ये सुनकर रिचर्ड अपनी सीट के ऊपर चला जाता है। तभी उन दोनों की कॉन्वर्जेशन मिस्टर पोर्ट्रेट सुन लेते हैं और बाहर आ जाते हैं। मिस हॉवर्ड मिस्टर पोर्ट्रेट से बात करती है। तभी मिस्टर पोर्ट्रेट उनसे कहते हैं कि आपसे मुझे बात कर अच्छा लगा और इतना कहकर वो अपने सीट पर चले जाते हैं। और अब ट्रेन बर्फीले पहाड़ों में से गुजरती है। फिर हमें सभी यात्रियों को एक साथ देखते हैं और वहाँ बोक अपनी सर्विस में सबको शैंपियन पेश करता है और कहता है कि ओरिएंट एक्सप्रेस के तरफ से ये कॉम्प्लीमेंट्री है। तभी वहाँ मिस्टर पोर्ट्रेट आ जाते हैं। रिचर्ड अपने साथ बैठने के लिए उन्हें रिक्वेस्ट करते हैं। मिस्टर पोर्ट्रेट उन्हें मना कर देते हैं और ये कहते हैं कि मेरी मीटिंग है डायरेक्टर के साथ। फिर वो दोनों बातें करते हैं और सभी यात्री सफ़र के मज़े लेकर आपस में एक दूसरे के साथ बात करते हैं और उस शाम को बड़ी अच्छी तरह से गुजारते हैं। तभी एक आदमी अपने टेबल पर से उठकर ओरिएंट एक्सप्रेस के कर्मचारी से ये कहता है कि मुझे उसके साथ दोबारा मत बिठाना। और उस आदमी का नाम होता है प्रोफेसर हार्डमैन। और ये सब मेरी सुन लेती है। मेरी हार्डमैन के बदतमीजी भरे सवालों के जवाब देते हुए ये कहती है कि आपकी तरह सभी लोग जाति और रंग को लेकर भेदभाव नहीं करते। असल में उस वक्त रंग को लेकर काफ़ी अधिक धारणाएं प्रचलित थी। मेरी हार्डमैन को ये जवाब देकर वहाँ से चली जाती है।
फिर हम देखते हैं सभी यात्री अपने अपने सीट पर यानी कि ट्रेन के कैबिन में चले जाते हैं और आखिर में रिचर्ड और मिस्टर पॉरेट वहाँ पर बैठे रहते हैं। मिस्टर पॉरेट अपनी किताब पढ़कर काफ़ी इंजॉय करते हैं। तभी रिचर्ड उनके पास टेबल पर आता है और उन्हें केक खाने की ऑफ़र करता है। मिस्टर पॉरेट अपने साथ बैठने के लिए इसलिए रिचर्ड को हामी भरते हैं क्योंकि उन्होंने मिस्टर पॉरेट को केक खाने की रिक्वेस्ट की थी। आगे रिचर्ड उन्हें एक काम देना चाहते हैं। तभी रिचर्ड उन्हें कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे गार्ड बनकर मुझे प्रोटेक्ट करो। रिचर्ड आगे कहता है कि इस काम के लिए मैं आपको हर हफ्ते $15,000 देने का वादा करता हूँ। मिस्टर पॉरेट उन्हें इस ऑफ़र के लिए मना कर देते हैं। तभी रिचर्ड अपनी कोट में से बंदूक निकालता है और उसे रुमाल में ढक कर टेबल पर रख देता है। मिस्टर पॉरेट उसे देखकर ये कहते हैं कि आप मुझे धमकाने की कोशिश कर रहे हो। रिचर्ड उसे मना कर देता है और उसे कहता है कि मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी जान को खतरा है, कोई मुझे मारना चाहता है। लेकिन मिस्टर पॉरेट उसे फिर से एक बार मना कर देते हैं। रिचर्ड उसे कहता है क्या आपको मेरी 2 नंबर की कमाई से कोई प्रॉब्लम है? मिस्टर पॉरेट उनसे कहता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे आपकी 2 नंबर की कमाई से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। असल में मुझे आपकी शक्ल बिल्कुल पसंद नहीं है और आप जानते हो कि क्यों। कहकर मिस्टर पॉरेट वहाँ से निकलते हैं। साथ ही वो केक की तारीफ करते हैं और उसे कहते हैं कि आपकी शाम अच्छी बीते, और इतना कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। और इस तरह सभी की शाम एक अच्छी तरह से गुजरती है और रात हो जाती है। रिचर्ड को अपने केबिन में नींद नहीं आती क्योंकि उसे हमेशा ये डर लगा रहता था कि कोई उसे मार ना दे। और उस वक्त वो ट्रेन बर्फीले इलाकों में से गुजर रही होती है और तभी वहाँ एक बड़ा तूफान आ जाता है जिस वजह से ट्रेन के अंदर काफ़ी खलबली मच जाती है। आगे हम देखते हैं रात के समय सभी यात्री सो चुके होते हैं और बाहर ओरिएंट एक्सप्रेस का कर्मचारी बैठा होता है ताकि किसी को हेल्प की ज़रूरत हो या किसी चीज़ की तो वो तुरंत पूरी की जा सके। तभी मिस हर्बन के कैबिन में से हेल्पिंग की बेल की आवाज़ आती है और ये सुनकर मिस्टर पॉरेट बाहर आ जाते हैं। तभी रिचर्ड के कैबिन में से एक शख्स बाहर निकलकर वहां से भाग जाता है। बाहर की तरफ बर्फ के तूफान की वजह से काफ़ी सारी बर्फ पटरी पर आ जाती है जिस वजह से ट्रेन का एक डब्बा पटरी से नीचे उतर जाता है। तभी ट्रेन का मेन इंजन उसी बर्फ के अंदर फंस जाता है। बुक सभी यात्री से ये कहता है कि ट्रेन का मेन इंजन बर्फ के अंदर फंसने की वजह से हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। मेरी तब कहती है कि कोई तो कुछ ना कुछ तो कर रहा होगा। बुक कहता है हमारी ट्रेन 2 घंटे पहले ब्रॉड स्टेशन पहुंच जानी चाहिए थी लेकिन हम नहीं पहुंच पाए। तभी वहां के स्टेशन मास्टर ने इस हालत का जायजा लेते हुए हमारे लिए एक टेक्निकल टीम भेज दी होगी जो कि किसी भी वक्त यहाँ पर पहुँच सकती है। तभी प्रिंसेस डार्गो ये कहती है कि बॉक आपकी गलती की वजह से हम यहाँ पर फंस चुके हैं। बॉक उन्हें समझाते हुए ये कहते हैं कि मौसम का अचानक खराब हो जाना ये मेरी गलती कहाँ से हुई। आगे पिलार सभी से ये कहती है कि कुछ चीज़ें हमारे बस में नहीं होती, उसे भगवान तय करते हैं कि हमें जिंदा रहना है या फिर मरकर शैतान लूसीफर के पास हेल में जाना है। ये सुनकर सभी लोग दंग रह जाते हैं। असल में पिलार स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ज़्यादा बिलीव रखती थी। आगे हम देखते हैं बेडोस अपने मालिक रिचर्ड के लिए नाश्ता लेकर आते हैं। तभी वो केबिन का दरवाज़ा खटखटाते हैं लेकिन वो दरवाज़ा खोलते नहीं। मिस्टर पॉरेट उसी वक्त केबिन में से बाहर आते हैं। बेडोस से पूछते हैं क्या सब कुछ ठीक है। बेडोस उन्हें कहता है कि मैं काफ़ी समय से इनका दरवाज़ा खटखटा रहा हूँ लेकिन ये दरवाज़ा खोल नहीं रहे। तभी मिस्टर पॉरेट उसे पीछे कर देते हैं और खुद ट्राई करते हैं और दरवाज़ा खोलने की। मिस्टर पॉरेट हालात को समझते हुए बेडोस से ये कहते हैं कि अब तुरंत जाकर बुक और डॉक्टर आर्बोनाट को बुलाकर लाइए। मिस्टर पॉरेट दरवाज़ा ओपन करते हैं और इतने में बुक और डॉक्टर आर्बोनाट आ जाते हैं। मिस्टर पॉरेट डॉक्टर से ये कहते हैं बॉडी छोड़कर आप किसी भी वस्तु को मत छूना। डॉक्टर अंदर जाकर चेक करते हैं और बाहर आकर बताते हैं कि बॉडी के ऊपर किसी धार वाले औजार के निशान हैं। मिस्टर पॉरेट आगे उनसे पूछते हैं कि बाई तरफ क्या दाई तरफ। डॉक्टर उन्हें कहते हैं कि कातिल ने आंख बंद कर अंधाधुंध इस बॉडी के ऊपर वार किया है। मिस्टर पॉरेट आगे उनसे पूछते हैं कि क्या आप बता सकते हो कि इसकी मौत कब हुई थी। डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि ट्रेन की खिड़की खुली थी जिस वजह से बॉडी बर्फ के कारण अकड़ चुकी है। मैं यकीन से तो नहीं कह सकता
पर मैं अंदाज से बता सकता हूँ कि इनकी मौत 12 या 2 के बीच में हो चुकी है। इतना कहने के बाद बुक उन्हें अपने कैबिन तक पहुँचाते हैं। आगे हम देखते हैं कि बुक अपने दोस्त मिस्टर पोर्ट्रेट से ये कहते हैं कि आपको मेरी मदद करनी होगी। मिस्टर पोर्ट्रेट उनकी बात सुनकर थोड़े से हिचकिचाते हैं। तभी बुक उन्हें कहता है, यहाँ पर बैठे बैठे आप करोगे भी क्या, और वैसे भी ये ओरिएंट एक्सप्रेस की तरफ से मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ये सब सुनने के बाद मिस्टर पोर्ट्रेट हामी भर देते हैं और उसी वक्त केस को सॉल्व करने के लिए लगने वाली सारी डॉक्यूमेंट्स बुक से मंगवाते हैं। साथ ही सभी यात्रियों के सामने अनाउंसमेंट भी कर देते हैं कि ट्रेन के अंदर एक यात्री की मौत हो चुकी है। आगे हमें दिखाया जाता है कि सभी यात्री अपनी अपनी बात रखते हैं। तभी मिस्टर पोर्ट्रेट ये कहते हैं कि यात्रियों में उस यात्री का मर्डर हो चुका है और जो कि मेरे दोस्त बुक के कहने के ऊपर मैं एक केस को सॉल्व करके दिखाऊंगा। तभी उन यात्रियों में से एक यात्री उनसे कहता है कि आप ही क्यों केस सॉल्व करेंगे। तब मिस्टर पोर्ट्रेट ये कहते हैं कि मैं दुनिया का सबसे बेहतरीन जासूस हूँ। आगे मिस्टर पोर्ट्रेट सभी यात्रियों से ये कहते हैं कि आप सभी अपने अपने कैबिन में जाइए और दरवाज़ा लॉक कीजिए ताकि कोई अंदर आ ना सके। मैं जल्दी आपसे मिलूँगा। फिर हमें दिखाया जाता है मिस्टर पोर्ट्रेट अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं। तभी टेक्निकल टीम इस बर्फ़ के अंदर फंसे हुए ट्रेन को निकालने पहुंच जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर पोर्ट्रेट मैक्यून से कुछ सवाल करते हैं। तभी उन्हें पता चल जाता है कि मैक्यून रिचर्ड का पूरा बिजनेस संभालते हैं, साथ ही उनकी टिकट की अरेंजमेंट भी वही करते हैं। आगे मैक्यून उनसे कहता है मिस्टर रिचर्ड को बिजनेस की कुछ भी समझ नहीं थी। मिस्टर पोर्ट्रेट ये सब सुनने के बाद उनसे एक आखिरी सवाल पूछते हैं, क्या आपको उनसे कुछ लगाव था? मैक्यून उनसे कहता है कि मुझे उनके पैसों से लगाव था। मैक्यून आगे कहता है कि मैं पेशे से एक वकील हूँ, लेकिन मेरी दारू की लत के वजह से मैं पूरा बर्बाद हो चुका था, इसलिए मैं रिचर्ड के पास एक नौकरी कर रहा था। रिचर्ड को कोई बिजनेस संभालने वाला चाहिए था और मुझे पैसों की गरज थी। ये सब मिस्टर पोर्ट्रेट अपने डायरी में नोट डाउन कर लेते हैं। साथ ही वो ये भी कहते हैं कोई पागल ही होगा जो रिचर्ड को बार बार वार करेगा, लेकिन मैक्यून तो नहीं। आगे हम देखते हैं सभी यात्री एक ही डब्बे में डर के मारे बैठे हुए होते हैं और सभी यात्री एक दूसरे को शक की निगाहों से देख रहे होते हैं। हमें दिखाया जाता है मिस्टर पोर्ट्रेट और बुक ये दोनों रिचर्ड की बॉडी के पास जाकर सबूत ढूंढने लग जाते हैं। तभी मिस्टर पोर्ट्रेट बुक से ये कहते हैं, डॉक्टर के कहे अनुसार 12 बार वार किया गया है, तो कंधे के नीचे 2 वार परफेक्ट है और गहरे किए गए हैं और बाकी के वार पेट के नीचे है, यानी बीच में, जहाँ पे खून का रुकाव काफ़ी कम है। तो इसका कोई पैटर्न नहीं बनता। लेकिन ये कैसे संभव हो सकता है जबकि रिचर्ड के पास अपने बचाव करने के लिए। और तभी मिस्टर पोर्ट्रेट उसके पिलो के नीचे से, यानी तकिए के नीचे से गन निकालते हैं और बुक के हाथ में दे देते हैं और ये कहते हैं कि जब उसके पास गन थी तो अपना वो बचाव कर सकता था। आगे मिस्टर पोर्ट्रेट आजू बाजू देखने लगते हैं। तब उन्हें एक कप मिल जाता है और कप के अंदर बेहोशी की दवा मिल जाती है। तभी वो कहते हैं शायद इन्हें बेहोशी की दवा पिलाकर इसे मारा गया होगा। फिर सामने की तरफ देखते हैं तो वहाँ पर सिगरेट पीने वाले पाइप का क्लीनर मिल जाता है, यानी कि ब्रश। उसी तरफ देखते हैं तो 12 बजे ठीक रुकी हुई घड़ी दिख जाती है और बेहद ही कीमती रुमाल जो कि किसी औरत का है वो भी दिख जाता है और उसके ऊपर एच बना हुआ होता है। ये सब कहते कहते मिस्टर पोर्ट्रेट ये भी कहते हैं कि ये सारे सबूत नकली है सिवाय एक के। और तभी वो सिगरेट का हैशपॉट उठा लेते हैं और उसके अंदर एक जला हुआ पेपर का टुकड़ा मिल जाता है और वो ये कहते हैं कि ये एक असली सबूत हो सकता है। उसी तरफ हमें दिखाया जाता है कि टेक्निकल टीम आ चुकी है और वो अपना काम करना शुरू कर देती है। मिस्टर पोर्ट्रेट और बुक ये दोनों जन बाहर आ जाते हैं। तभी वो जला हुआ पेपर और जलाकर उसके ऊपर लिखा सब नोट डाउन कर लेते हैं और उस पर लिखा होता है, एज अ स्ट्रॉन्ग ब्लड इज ऑन हैंड यू विल डाई। इसका मतलब ये होता है कि तुम्हारे हाथों पर किसी का तो खून है और इसके लिए तुम मरोगे। मिस्टर पोर्ट्रेट बुक से ये कहते हैं कि ये किसी न किसी तरह की पहेली है जिसे हमें सॉल्व करना होगा। मिस्टर पोर्ट्रेट इस पहेली को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तभी वो बुक से ये कहते हैं कि रिचर्ड का ओरिजिनल नेम कसेटी होता है। बुक उन्हें कहता है कि ये नाम जाना सुना लगता है। तभी मिस्टर पोर्ट्रेट आगे उन्हें कहते हैं, फिर तुम जॉन स्टोन को भी जानते होंगे, वही केस जो दुनिया को हिला के रख दिया था।
आगे वो कहते हैं 2 साल पहले मशहूर पायलट कर्नल जॉन आर्मस्ट्रॉन्ग और उनकी पत्नी एक दिन मॉर्निंग को उठे तो उन्होंने देखा कि अपनी बच्ची लापता है। माता पिता ने फिरौती की रकम भी दे दी। उसके बाद भी डेजी का खून हो गया था। असल में उनकी लड़की का नाम होता है डेजी और उसका किडनैप किया गया होता है, और जो कि रिचर्ड ने किया था, यानी कि कसेटी ने। ये खबर सोनिया आर्मस्ट्रॉन्ग सुन लेती है और शौक के मारे वो नीचे गिर जाती है। असल में सोनिया आर्मस्ट्रॉन्ग उस लड़की की माँ होती है, और जैसे ही वो नीचे गिर जाती है उसके पेट का बच्चा और वो दोनों जन मर जाते हैं। बुक उन्हें पूछता है कि आपको ये सब कैसे पता। तभी वो कहते हैं कि जॉन आर्मस्ट्रॉन्ग ने मुझे लेटर लिख के भेजा था, लेकिन वो लेट मिलने की वजह से मैं उस कातिल तक पहुंच नहीं पाया। उसके बाद जॉन की मौत बुलेट से हुई, जो कि उसने खुद चलाई थी, और इस तरह पूरा परिवार खत्म हो गया। और ये सब कहते कहते मिस्टर पॉरेट उस पहेली को भी सॉल्व कर देते हैं। पहेली सॉल्व करने के बाद कुछ इस तरह से लिखा हुआ होता है, डेजी आर्मस्ट्रॉन्ग ब्लड इज ऑन योर हैंड, यू विल डाई। इसका मतलब ये है कि डेजी आर्मस्ट्रॉन्ग के खून से तुम्हारे हाथ रंगे हैं, इसलिए तुम मरोगे। आगे हम देखते हैं मिस हॉबर्ट मिस्टर पॉरेट से मिलना चाहती है और उन्हें कुछ बताना चाहती है। वो बताती है कि कातिल मुझे मारना चाहता था और वो मुझे समझकर रेचिड को मार दिया। आगे वो कहती है कि मैंने जब आँख खोली तब वो कमरे में था। मैंने कर्मचारी से कहा था कि मेरे और रेचिड के केबिन के डोर लॉक अच्छी तरह से चेक कर ले, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, इसलिए कातिल रेचिड के कमरे में से भाग निकला। आगे मिस्टर पॉरेट उन्हें पूछते हैं कि आप आर्मस्ट्रॉन्ग के केस के बारे में जानते होंगे। तभी हॉबर्ट उन्हें कहती है कि हाँ, मैं जानती हूँ। साथ ही ओरियन एक्सप्रेस कर्मचारी के यूनिफॉर्म का टूटा हुआ बटन उनके हाथ में दे देती है और उन्हें कहती है कि अब तो आप विश्वास करते होंगे कि कातिल मेरे कमरे में आया था। मिस्टर पॉरेट उन्हें शुक्रिया अदा करते हैं और साथ ही उन्हें ये भी कहते हैं कि आपने इस केस सॉल्व करने के लिए सबसे बड़ा सुराग हमें दिया है। फिर हमें दिखाया जाता है मिस्टर पॉरेट बेडोफ से पूछताछ करते हैं, और ऐसा करते करते मिस्टर पॉरेट पिलार, हार्मन और बिनामिनो से भी पूछताछ करते हैं। मिस्टर पॉरेट जब पिलार से बात करते हैं तब उन्हें पूछते हैं कि आपके हाथ काफ़ी सख्त लगते हैं। तभी पिलार उन्हें बताती है कि मैं मार्शल आर्ट करती हूँ और ये मैं अपनी सुरक्षा के लिए करती हूँ, इस वजह से मेरे हाथ काफ़ी सख्त हो चुके हैं। उसके बाद बिनामिनो से पूछताछ करते हैं और तब उन्हें बताते हैं कि आप पहले ड्राइवर थे। उस पर वो मना कर देते हैं। तब मिस्टर पॉरेट उन्हें कहते हैं, जब मैंने आपका सामान चेक किया तब आपके बच्चे के फोटो में आपके बच्चे ने ड्राइवर की कैप पहनी थी। आगे हम देखते हैं मिस्टर पॉरेट मैरी से बात करने के लिए बाहर टेबल लगवाते हैं। उन्हें कहते हैं कि आप अपना नाम और अपना एड्रेस इस पर लिखिए, और उन्हें भी वही सवाल पूछे जाते हैं जो बाकियों को पूछे थे, लेकिन एकदम से बीच में वो डॉक्टर आर्बोनॉट के बारे में पूछते हैं। मेरी उस सवाल के ऊपर बस स्माइल करती है। तब मिस्टर पॉरेट उन्हें कहते हैं, जब आप डॉक्टर आर्बोनॉट से बात कर रहे थे तो इसका क्या मतलब था। असल में मेरी डॉक्टर आर्बोनॉट से ये कहती है कि अभी नहीं, जब काम खत्म हो जाएगा फिर हमें कोई भी छू नहीं पाएगा। मिस्टर पॉरेट उसका मतलब पूछते हैं। मेरी उसे बताने से इनकार कर देती है और वो वहाँ से निकल जाती है। फिर आगे हम देखते हैं कि मिस्टर पॉरेट प्रिंसेस डार्गो से बात करते हैं। तब उन्हें ये पता चल जाता है कि सोनिया आर्मस्ट्रॉन्ग की मॉम लिंडा आर्मस्ट्रॉन्ग की ये बहुत बड़ी फ़ैन होती है। असल में सोनिया आर्मस्ट्रॉन्ग की मॉम लिंडा आर्मस्ट्रॉन्ग उस वक्त एक बहुत बड़ी कलाकार होती है। आगे प्रिंसेस डार्गो उन्हें ये पूछती है कि इसका इस केस से क्या मतलब। तब मिस्टर पॉरेट उन्हें बताते हैं, आर्मस्ट्रॉन्ग की फैमिली का मर्डर करने वाला और कोई नहीं, रेचिड होता है। ये सुनकर प्रिंसेस डार्गो उसके नाम का थूक देती है। इसके बाद मिस्टर पॉरेट प्रिंसेस डार्गो की मेड से कुछ सवालात करते हैं। तभी उन्हें बताती है कि मुझे जगाने में ओरियन एक्सप्रेस का एक दूसरा कर्मचारी आया था, और वो मेड उसका हुलिया का वर्णन करती है। तब वो उसे बताती है उसका कद छोटा था, उसकी भारी आवाज़ थी। ये सुनने के बाद मिस्टर पॉरेट तुरंत कर्मचारी से ये कहते हैं कि हमें जल्द से जल्द उस यूनिफॉर्म को और लाल ग्लाउन को ढूंढना है। बुक मिस्टर पॉरेट से ये कहता है कि हमने सब जगह पे तलाश की, सबके सामान चेक किए, लेकिन हमें कहीं वो यूनिफॉर्म और रेड ग्लाउन नहीं मिला। अभी मिस्टर पॉरेट उन्हें ये कहता है कि आपने सब जगह पे तलाश तो की, सबके सामान भी चेक किए, लेकिन आपने मेरा कैबिन और मेरा सामान नहीं चेक किया। इतना कहते ही वो अपना सामान तलाश करते हैं। तभी उसमें से लाल ग्लाउन मिल जाता है और वो अपना अंदाज लगाते लगाते कड़ी से कड़ी जोड़ते जोड़ते
प्रिंसेस डार्गो के मेड के कमरे में जाते हैं और वहाँ से उसे यूनिफॉर्म भी मिल जाता है, साथ ही डोर की भी। उस यूनिफॉर्म में से एक अजीब सी स्मेल आती है। मिस्टर पोरेट उस स्मेल को कैच करते हैं और तुरंत वो मिस्टर मैक्विन के कमरे की तरफ दौड़ते हैं। बुक उन्हें पूछता है कि अब हम क्या करेंगे। तब मिस्टर पोरेट उन्हें बताते हैं कि हम रिचर्ड के और मिस्टर मैक्विन के दोनों के अकाउंट चेक करेंगे। और तभी बाहर से एकदम से कुछ आवाज़ आ जाती है और वो आवाज़ सुनकर वो बाहर आ जाते हैं। तब हमें दिखाया जाता है कि बाहर एक शख्स भाग रहा है। मिस्टर पोरेट उसका पीछा करते हैं। तब वो अपने सारे डॉक्यूमेंट वो जलाने की कोशिश करता है और वहाँ से भागने की। मिस्टर पोरेट उस डॉक्यूमेंट को जलने से बचाते भी है और साथ ही वो उस शख्स को पकड़ भी लेते हैं। वो शख्स और कोई नहीं मिस्टर मैक्विन होता है। मिस्टर पोरेट उसे पूछताछ करने के दौरान उस पर भड़क जाते हैं और उन्हें पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने रेचिड को क्यों मारा और तुम इस डॉक्यूमेंट को क्यों जलाना चाहते थे। मिस्टर पोरेट आगे कहते हैं कि इसका मतलब साफ है, तुमने उन्हें इसके लिए मारा क्योंकि तुम उसके पैसे चुरा रहे थे। मैक्विन कहता है हाँ, मैं उसके पैसे ज़रूर चुरा रहा था, लेकिन इसमें हर्जी क्या है, कौन सी उसकी मेहनत की कमाई थी, सारे तो गलत काम करके तो उसने पैसे कमाए थे। आगे वो कहता है कि रेचिड किसी की भी इज्जत नहीं करता था और उसके कई सारे दुश्मन थे। तभी मिस्टर पोरेट उसे कहते हैं कि इसलिए तुमने उसे मार दिया। मैक्विन कहता है कि मैं उसे भला क्यों मारूं, मुझे उससे पैसे मिलते थे। इतना कहते कहते डॉक्टर आर्बोनॉट वहाँ आ जाता है और वो कहता है कि कल रात से वो मेरे साथ थे, हमने खूब शराब पी, साथ ही उन्होंने मुझे शराब के बारे में और बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, उन्हें शराब का अच्छा नॉलेज है। मिस्टर पोरेट डॉक्टर आर्बोनॉट को साइड पर लेकर आते हैं और उन्हें पूछते हैं क्या आप अपना पीने वाला पाइप मुझे दिखा सकते हो, क्योंकि इस पीने वाले पाइप को आपके सिवा इस ट्रेन के ऊपर और कोई भी नहीं पीता। डॉक्टर आर्बोनॉट अपना पीने वाला पाइप दिखा देते हैं, साथ ही पाइप क्लीनर ब्रश भी दिखा देते हैं। मिस्टर पोरेट पाइप क्लीनर ब्रश को दोनों कंपेयर करते हैं। तब उन्हें बताते हैं ये ब्रश मुझे रेचिड के कमरे में मिला था। तब डॉक्टर आर्बोनॉट उसे कहते हैं इसका मतलब ये नहीं कि उनका खून मैंने किया। मिस्टर पोरेट आगे कहते हैं कि आपके जाति के लोगों को इतना सब कुछ मिलना, मतलब डॉक्टर बनने की पढ़ाई से लेकर डॉक्टर बनने तक। तभी डॉक्टर आर्बोनॉट उन्हें कहते हैं मुझे मिलिट्री कैंप में से चुना गया था, मैं अपने कैंप में सबसे अच्छा शार्प शूटर था। उन्होंने मेरी तारीफ की और मुझे आगे बढ़ने का बढ़ावा दिया, तब मैं जाकर डॉक्टर बना। तभी मिस्टर पोरेट उसे पूछते हैं कि क्या आप किसी आर्मस्ट्रॉन्ग को जानते हो। वो मना कर देता है। तभी वो मैरी के बारे में उसे पूछते हैं कि मैरी के और आपके रिलेशन कैसे हैं। तभी डॉक्टर आर्बोनॉट मैरी के बारे में कुछ अलग बोल देते हैं और ये चीज़ मिस्टर पोरेट पकड़ लेते हैं और उन्हें फट से कहते हैं मैरी ने मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा था, और इस तरह से वो पूरी शक के दायरे में फंस जाती है। तभी डॉक्टर आर्बोनॉट उसे रोकने की कोशिश करते हैं और उसे समझाने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन मिस्टर पोरेट उनकी बात न मानकर वहाँ से चले जाते हैं। मिस्टर पोरेट वापस आकर मैक्विन से ये कहते हैं डॉक्टर आर्बोनॉट के बयान के अनुसार आप बेकसूर साबित हो चुके हो, लेकिन मेरी नज़र दूसरी तरफ इशारा कर रही है कि आप जैसे रिचर्ड को कॉफ़ी में नींद की दवाई देकर उन्हें सुलाते थे, हो सकता है डॉक्टर आर्बोनॉट को भी आपने नींद की दवाई दी थी जिससे डॉक्टर को नींद आ जाए और उसके बाद मैं अपना काम तमाम कर दूं। लेकिन मैक्विन ये कहता है कि मैं ऐसा क्यों करूंगा। मिस्टर पोरेट आगे ये कहते हैं कि आपने वकालत की पढ़ाई की, क्यों, आपके शक पिता के लिए। मिस्टर पोरेट आगे कहते हैं कि आर्मस्ट्रॉन्ग केस में आपके पिता ही वकील थे। उन दिनों आर्मस्ट्रॉन्ग केस आपके पिता लड़ रहे थे, उन्हें कोई कातिल नहीं मिला। फाइनली उन्हें पीछे से दबाव आने लगा और वो प्रेशर के अंदर उन्हें किसी गरीब नौकरानी के ऊपर ये सारा इल्ज़ाम लगाकर उन्हें फंसाना पड़ा। फिर जाकर आर्मस्ट्रॉन्ग के कातिल का पता चला, लेकिन रिचर्ड वहाँ से फरार हो चुका था। तब मैक्विन ये कहता है कि मेरे पिता को दबाव में ये सारे डिसीजन लेने पड़े थे और मैं वहाँ पे था, लेकिन मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर सका। तभी मिस्टर पोरेट ये कहते हैं कि तुमने वकालत की पढ़ाई सिर्फ इसके लिए की थी ताकि तुम रिचर्ड के पास आकर काम करो और उसे कंगाल कर कर उसे बर्बाद कर दो और एक दिन मौका मिले तो उसका खून कर दो। मिस्टर पोरेट आगे कुछ पूछ पाते उससे पहले बाहर से ज़ोर से आवाज़ आ जाती है। बोक और पोरेट बाहर आ जाते हैं तो देखते हैं कातिल ने हॉबर्ट के पीछे एक छुरा घुसाकर उसे मारने की कोशिश की। डॉक्टर वो छुरा निकालने की कोशिश करते हैं। पोरेट बाहर आकर सभी से ये कहते हैं कि आप सभी को एक ही जगह पर रुकना चाहिए और कातिल एक खूनी दरिंदा है और वो जब एक खून कर सकता है और दूसरे की मारने की कोशिश तो तीसरे का खून करने वो ज़रा भी सोचेगा नहीं। और इतना कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं।
आगे हमें दिखाया जाता है कि एलिना से मिलने मिस्टर पोरेट उसके कैबिन में जाते हैं। तभी उसका पति कॉर्नेट उन्हें मना कर देता है और ये कहता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तभी मिस्टर पोरेट जवाब देते हुए ये कहते हैं कि ठीक है, यही सेम जवाब तुम पुलिस के सामने दे देना। तभी उसके पति को गुस्सा आ जाता है और वो हाथ जोर से टेबल पर दे मारता है और उसका आवाज़ सुनकर एलिना बाहर आ जाती है। मिस्टर पोरेट की नज़र मेडिसिन की बोतल पर जाती है। तभी एलिना उनसे ये कहती है कि मुझे ये दवाई लेनी पड़ती है क्योंकि मुझे रात को नींद नहीं आती। एलिना आगे कहती है कि लोग सुबह जगते हैं, तब वो कहती है मैं सुबह सोती हूँ और रात को जगती हूँ। मिस्टर पोरेट आगे सवाल उनसे पूछते हैं कि ऐसा क्यों। तब एलिना उन्हें बताती है कि मुझे डर लगता है। मिस्टर पोरेट उनका पासपोर्ट चेक करते हैं और एलिना के पासपोर्ट के ऊपर एक तेल का डब्बा दिख जाता है। तभी वो उनसे कहते हैं कि ये तेल का डब्बा किस वजह से गिरा। मिस्टर पोरेट आगे उनसे पूछते हैं कि शादी से पहले आपका नाम गोल्डनबर्ग था, इसका मतलब आप जूइश थी। एलिना कहती है कि बीच में नाम मैरी था। ये सब सुनने के बाद मिस्टर पोरेट कहते हैं कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं किसी का झूठ पकड़ लेता हूँ। वो आगे ये कहते हैं मैडम, आपका नाम एलिना नहीं बल्कि हेलिना है, आपने नाम का फेरबदल कर दिया। आपके पासपोर्ट के ऊपर आपके नाम के आगे एच लिखा हुआ था, लेकिन आपके पति ने उस नाम को चेंज कर ई कर दिया। हेलिना आगे ये कहती है कि मेरे पति ने कहा था कि किसी लेडी का रुमाल मिला है और उस रुमाल के ऊपर एच लिखा हुआ है और मेरे पति नहीं चाहते थे कि मेरी नाम की वजह से हम कोई मुसीबत में पड़े, इसलिए हमने ये नाम चेंज कर दिया। ये सब सुनने के बाद मिस्टर पोरेट ये कहते हैं मुसीबत तो आने वाली है क्योंकि आर्मस्ट्रॉन्ग की ज़िंदगी का असर कईयों पर पड़ा था। आगे वो ये कहते हैं एक लड़की जिसकी मॉम का नाम लिंडा आर्मस्ट्रॉन्ग, एक स्टेज एक्टर, मेरे हिसाब से उनका रियल नेम गोल्डनबर्ग होना चाहिए। तो इस हिसाब से जब हम किसी जवान औरत से मिलते हैं और जिसकी उम्र उनकी बेटी के बराबर होती है तो ये लिंडा आर्मस्ट्रॉन्ग की बेटी यानी छोटी बेटी हो सकती है, यानी सोनिया आर्मस्ट्रॉन्ग की छोटी बहन जो कि डर के साये में रहती है। उसे हमेशा ये लगता है कि उसे कोई मार ना दे। ये सब सुनने के बाद उसके पति को गुस्सा आ जाता है। तभी वो मिस्टर पोरेट को धक्के मारकर बाहर निकाल देता है। तभी वहाँ पर हार्मन आ जाता है और वो कहता है कि मेरे हिसाब से कातिल ये दोनों ही हो सकते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ। तभी मिस्टर पोरेट ये कहते हैं कि हेलिना एक मच्छर भी नहीं मार सकती और रही बात उसके पति की तो वो बस उसे प्रोटेक्ट कर रहा था, लेकिन आप मुझसे कब तक झूठ बोलेंगे। हार्मन उनसे पूछता है कि मैंने क्या झूठ बोला। मिस्टर पोरेट आगे ये कहते हैं कि आप ना ही ऑस्ट्रेलियन हो ना ही जर्मनियन और ना ही आप प्रोफेसर हो, लेकिन आप नकल अच्छी कर लेते हो। हार्मन कहता है जब मैं छोटा था तब मैं एक जर्मन शख्स के पास काम करता था और उसी से मैंने सब तालीम सीखी थी, लेकिन आपको ये सब शक कब हुआ। मिस्टर पोरेट कहते हैं कि आपने कहा था टूरन, लेकिन एक पक्का जर्मन गलत शब्दों के ऊपर कभी जोर नहीं देगा, वो कहेगा ट्यूरन। तभी हार्मन कन्फेस करता है और वो कहता है कि मैं भी एक जूइश हूँ और मैं एक जासूस हूँ। तभी मिस्टर पोरेट कहते हैं कि आप फिर झूठ बोल रहे हैं, आप पहले पुलिस ऑफिसर थे, आपके बंदूक पकड़ने का स्टाइल और खास तरह की बंदूक जो कि पुलिस को दी जाती है। इतना कहकर उन्हें बंदूक वहाँ पे रख कर वहाँ से चले जाने कहते हैं। यहाँ पर मिस्टर पोरेट परेशान दिखाई देते हैं और काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है ट्रेन का इंजन बर्फ़ के अंदर से बाहर निकालना है, इसीलिए सभी यात्रियों से ये कहा जाता है कि आपको डब्बा छोड़कर बाहर निकलना होगा ताकि किसी को हानि ना पहुँचे। आगे ये भी कहा जाता है आप सभी को उस टनल में रुकना पड़ेगा और वहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट कर दी गई है। और तभी बुक मिस्टर पोरेट के कहने के ऊपर मैरी को बुलाते हैं। मिस्टर पोरेट उन्हें पूछते हैं कि मेरे पास 10 सवाल है, क्या आप इसे सॉल्व करने में मेरी मदद करोगे। मैरी कहती है कि मैं आपको इसमें मदद नहीं कर पाऊंगी। तभी मिस्टर पोरेट ये कहते हैं कि ट्रेन में सभी यात्रियों ने मुझसे झूठ बोला और मैरी आपने भी मुझसे झूठ बोला। तब मैरी उनसे पूछती है कि मैंने क्या झूठ बोला। आपने कहा था कि आप कभी अमेरिका नहीं गई, लेकिन आप आर्मस्ट्रॉन्ग के घर पर गवर्नर की नौकरी करती थी। जब वो हादसा हुआ आप वहीं पर मौजूद थी। मैरी उनसे कहती है ये सब उन्हें पता चलता या लोगों को पता चलता तो शायद मुझे कोई काम नहीं देता। तभी मिस्टर पोरेट ये कहते हैं कि मैरी आपने रिचर्ड को उनको मारते हुए देखा था क्योंकि आप डेजी से प्यार करती थी और आप डेजी को संभालती थी। डेजी आर्मस्ट्रॉन्ग के खून का बदला लेने के लिए आपने रिचर्ड को मार दिया और इसके लिए आपने बड़ी ठंडे दिमाग से सोच समझकर ये खून किया।
मेरी कहती है कि वो इसी लायक था, उसे मरना ज़रूरी था। ये सब बोलने के बाद मिस्टर पोरेट वहाँ से निकल ही रहे होते हैं, इतने में उन्हें कोई तो शूट कर देता है। तभी हमें पता चलता है कि वो शूट डॉक्टर आर्बोनेट ने किया होता है। डॉक्टर आर्बोनेट आगे कहता है कि जॉन आर्मस्ट्रॉन्ग मेरा खास दोस्त था और उन्होंने मेरी ज़िंदगी बदल दी थी। ये डॉक्टर की पढ़ाई से लेकर मेरा सारा खर्चा उसी ने उठाया था। उसका मुझ पर बहुत सारा कर्ज था और इसीलिए मैंने रिचर्ड का खून कर दिया। मेरी बेकसूर है, उसे जाने दो। डॉक्टर आर्बोनेट का ध्यान मेरी पे होता है और इतने में ये मौका देखकर मिस्टर पोरेट फ़ायदा उठा लेते हैं और अपनी हाथ की छड़ी उसके हाथ पे मारकर वो बंदूक नीचे गिरा देते हैं। फिर उन दोनों में हाथापाई होती है। तभी पीछे से बुक आ जाता है और वो पड़ी हुई गन लेकर डॉक्टर आर्बोनेट के सिर पर मार देता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। आखिर में मिस्टर पोरेट हाथ में गन लेकर सबके सामने आ जाते हैं और वो कहते हैं कि आप सब ने झूठ बोला। आपको क्या लगा आप झूठ बोलोगे और आप बच जाओगे और आपका झूठ किसी को पता नहीं चलेगा? पर दो लोगों को पता चल गया, एक जो ऊपर वाला और दूसरा यानी मैं। इस केस को सॉल्व करने का वक्त आ चुका है। मिस्टर पोरेट हाथ में गन पकड़े हुए सामने आ जाते हैं और वो कहते हैं कि हर केस का दो पहलू होता है। ज़्यादातर पहला पहलू अक्सर परफेक्ट बैठता है, लेकिन दूसरा पहलू ये हत्या की किसी वजह से बैठता है। ये हत्या किसी पैसों के लिए नहीं बल्कि जज्बातों के लिए किया गया, जिससे दिल में लगी आग ठंडी हो जाए। मिस्टर पोरेट आगे कहते हैं कि डॉक्टर का निशाना चुका नहीं, बल्कि वो मुझे मारना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो खुद कातिल नहीं है। वो बस मेरी को प्रोटेक्ट करना चाहते थे। वो मेरी जो आर्मस्ट्रॉन्ग के घर छोटी बच्ची को संभालती थी और डॉक्टर उसे पसंद करते हैं। सोनिया आर्मस्ट्रॉन्ग की छोटी बहन, ये दोनों काफ़ी करीब थे और उस छोटी लड़की की गॉड मदर, जिसका वाइट रुमाल हमें मिला, रूसी अक्षर में एच को एन कहा जाता है। और नथालिया, आप प्रिंसेस डार्गो की कुक नहीं बल्कि आप जॉन आर्मस्ट्रॉन्ग के भी कुक थे। मिस्टर पोरेट आगे कहते हैं कि ये कहानी यही ख़त्म नहीं होती। उस बच्ची की नर्स, जो कि उस हादसे के बाद गॉड पर ज़्यादा बिलीव करने लगी थी, असल में उस नर्स का नाम पिलार है और वो उस वक्त काफ़ी शराब पी थी, जिस वजह से वो रेचिड को रोक नहीं पाई और ये गिल्ट उसके मन में एक घर करके गई। इस गिल्ट को कम करने के लिए उन्हें गॉड पर ज़्यादा भरोसा करना पड़ा। तभी बेडोस सामने से ये कह देता है कि मैं जॉन आर्मस्ट्रॉन्ग का सेवक था, मेरे बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। मिस्टर पोरेट आगे ये कहते हैं कि एक ऐसा ड्राइवर जिसे लोन निकालकर खुद का शोरूम खोलने में हेल्प की और उसकी ज़िंदगी संवार दी। आगे वो ये कहते हैं कि मिस्टर आर्मस्ट्रॉन्ग का केस जिस ऑफिसर के पास था, उस ऑफिसर पे हमें विश्वास करना चाहिए। वो ऑफिसर जिसने एक लड़की से प्यार किया था, जिसे कत्ल के इल्ज़ाम में जेल भेज दिया गया था, और उस लेडी पर इल्ज़ाम लगाने वाले और कोई नहीं मिस्टर मैकविन के डैडी होते हैं और उनका बेटा मैकविन, जो चाहकर भी कुछ नहीं कर सका। क्या हमें उस कर्मचारी पे भरोसा करना चाहिए जिसकी बहन कत्ल के इल्ज़ाम में जेल गई थी? इन सबसे ज़्यादा जिसने खोया, लिंडा, सोनिया की मॉम या डेजी की दादी? मिस्टर पोरेट आगे कहते हैं, जब रेचिड जॉन आर्मस्ट्रॉन्ग को मार देता है तो उसके साथ उसका परिवार से लेकर कईयों की ज़िंदगी तबाह हो जाती है। जब उसकी मौत इंसाफ मांगती है तो एक नहीं कई खड़े हो जाते हैं। रेचिड का मर्डर एक ने नहीं किया था, बल्कि उन्हें कई सारे लोगों ने घाव दिए थे और ये तभी हो सकता है जब कोई मिलकर ये खून करे। ये मर्डर आप सभी ने मिलकर किया था। सभी को पता था किसको क्या क्या करना है। बिना ज़्यादा खून बहाए चाकू मारना, रेड किमोनो अच्छी तरह से मेरे बैग में डालना, यहाँ तक मर्डर स्पॉट के ऊपर नकली सबूत छोड़ना। एक जासूस को फंसाने में जितनी प्लानिंग करनी चाहिए थी, उतनी सब प्लानिंग आप लोगों ने की थी। आगे लिंडा कन्फेस करती है कि ये सब मेरा प्लान था। मैंने सभी को एक एक करके सबको भर्ती किया। लिंडा आगे ये कहती है कि मैंने सभी को कहा था किस तरह आना है और रेचिड को मारकर अपने कमरे में फिर से जाना है। मिस्टर पोरेट कहते हैं, एक मासूम जिंदगी के बदले रेचिड की मौत अच्छा प्लान था। लिंडा आगे ये कहती है कि इस सारे इल्ज़ाम मेरे पे डाल दो और मुझे पुलिस के हवाले कर दो और इन लोगों को छोड़ दो। इनके पास आगे ज़िंदगी पड़ी है और ये लोग अच्छे हैं। अभी मिस्टर पोरेट सभी से ये कहते हैं कि आप चाहते हो कि खून के बदले आप सज़ा नहीं चाहते, तो आपको ये काम करना होगा। अभी वो टेबल पर गन रख देते हैं और सभी से ये कहते हैं कि आप लोग मुझे मार दो और मेरी बॉडी को पानी में बहा दो और इस तरह से आप स्टेशन से सही सलामत अपने घर लौट सकते हो। अभी लिंडा अपने हाथ में गन ले लेती है और वो कहती है कि मैं इन लोगों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ।
और वो गन अपने गले के नीचे लगाकर शूट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसमें बुलेट्स नहीं होती। फिर हमें दिखाया जाता है सभी यात्री ट्रेन में है और ट्रेन चल पड़ी है और इस तरह ब्रॉड स्टेशन पे गाड़ी रुक जाती है। फिर हमें मिस्टर पोरेट दिखाए जाते हैं, साथ ही उनकी वॉइस ओवर हमें सुनाई देती है। वो जॉन आर्मस्ट्रॉन्ग को ये कहते हैं कि मैंने इस केस को सॉल्व कर दिया। आगे हमें सुनाई देता है इंसान गलत नहीं होता, कभी कभी उसके जज्बात दूसरों से बड़े होते हैं। तभी वो ट्रेन के सभी यात्रियों से ये कहते हैं, मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि आप सभी लोग बेगुनाह हो। कभी कभी इंसान के जज्बात कानून से बड़े होते हैं। मिस्टर पोरेट आगे कहते हैं कि मैंने ज़िंदगी में पहली बार दिमाग से ज़्यादा दिल पे भरोसा किया। दिल के कोर्ट में आप सभी लोग बेगुनाह साबित हो चुके हो। पोरेट आगे कहते हैं कि आप सभी लोग अपने घर जा सकते हो। आगे की कार्रवाई करने मुझे यहाँ पर रुकना पड़ेगा। आप सभी की यात्रा सुखद हो। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि आप सभी के दिल में और मेरे दिल में शांति बनाए रखे। इतना कहकर वो ट्रेन में से उतर जाते हैं। अब ट्रेन चल पड़ती है। तभी वहाँ एक पुलिस ऑफिसर मिस्टर पोरेट को ढूंढते हुए आता है और वो कहता है कि आपको इजिप्ट ले जाने में आया हूँ। वहाँ एक बड़ा खून हुआ है और उसका केस आपको सॉल्व करना है। और इसी के साथ मूवी की कहानी यही ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, इसका सेकेंड पार्ट जल्दी ही आने वाला है और उसमें हमें बताया जाएगा कि इजिप्ट में किसका खून हुआ है और मिस्टर पोरेट उस केस को किस तरह से सॉल्व करेंगे। इस मूवी का सेकेंड पार्ट जैसे ही आएगा मैं तुरंत आप सभी को अपडेट कर दूंगा। वीडियो अगर पसंद आया हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, साथ ही लाइक, कमेंट और शेयर करना।